अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपकी सेटिंग किससे आरोप? अब आप मेरे को जवाब दीजिएगा। मैं आपको मेरे जवाब दे अंदर रहा का हूँ। भी पत्रकार जिंदा है। चंद्रकांत खैरे अपने आप को सेक्युलर घोषित करने के पीछे पड़े। ये इतना टफ घोषित कॉम्पिटिशन कर दिया उन्होंने। इतना टफ जो वंचित बहुजन अघाड़ी से जो कैंडिडेट है अफसर खान, ये वही ना जो डॉक्टर है MBBS किए हुए। समझा करो, सेटिंग हो गई है। अगर मुंबई के 10-20 हज़ार लोग वहाँ पे जाके खड़े हो जाते तो किसकी मैं जान दो। लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां ना सिर्फ शुरू हुई है बल्कि 2 फेज के चुनाव भी हो चुके हैं। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। जब हम सड़कों पर निकले तो लोगों ने हमसे कहा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को अपना नेतृत्व सौंपना चाहते हैं जो सड़कों की पीड़ा को संसद तक उठाए। और चूंकि हमारा ये विशेष प्रोग्राम भी सड़क से संसद तक है, तो हम आज बात करेंगे सड़कों की समस्याओं की और एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने आप को शाहरुख खान तो कहते ही है, मन्नत भी उनके पास है और उतनी ऑडियंस भी है। लेकिन क्या सच में उनकी मुस्कुराहट से उनकी अपोजिशन को बहुत खलबली होती है, चिढ़ते हैं? मेरे पास इम्तियाज़ जलील साहब आपके लिए आरोपों की एक लिस्ट है, लेकिन आप पर एक बी टीम होने का भी आरोप लगता है। हंसता हूँ मैं। वैसे आपने जो मेरे बारे में कहा है ना उसमें तो जब ऐसे ऐसे सवाल जब आते हैं ना तो मैं मुस्कुरा देता हूँ, हंसता हूँ और उसी हंसी के अंदर मेरा जवाब हो जाता है। पहले बड़ा लगता था, मैं बड़ा उसको डिफेंड करता था और डिफेंड करके बहुत ज़ोर से है तो मतलब इसका विरोध करता था। अब मैं जब ऐसा कोई सवाल करता है तो हंस देता हूँ उसकी तरफ देख के कि यार थोड़ी सी तो अक्ल होनी चाहिए किसी ना किसी के अंदर। लेकिन इतना हल्के में कौन लेता है? मतलब इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं। क्या है, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे उसके अंदर, और हर बेफजूल बात के ऊपर अगर अपन जवाब देते रहे तो उसमें तो फिर उसका अंत ही नहीं रहेगा। उसमें लोगों को अब समझ में आ गया कि अरे यार इसको ये सवाल करे ना तो ये अपने को हल्के में ले लेता है करके, ये हंस देता है और हंसी के अंदर ही जवाब दे देता है करके। तो मैं अब ऐसे बकवास उसके ऊपर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई ना कोई तो भी मीडिया वाला पूछ देता है, मतलब चलो आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन पूछो करके। इम्तियाज़ साहब, आपके लिए मतलब एक सवाल ये भी है कि बहुत सौ के लिए आप लोग कहते हैं कि ये शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज़ है, लेकिन एक तरफ देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत में जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ललकार रहे हैं, आप एक बागी तेवर में नज़र आते हैं। देखिए हाँ, मैं जब वहाँ पे ये रहता हूँ ना तो मैं प्यार मोहब्बत से तो उनको कुछ बातें करने के लिए, शेर व शायरी सुनाने के लिए तो नहीं गया हूँ। अच्छा। मैं आम लोगों की जो पीड़ा है, जो जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे वहाँ पर भेजा है, अगर मैं मोदी जी को कहूँगा मोदी जी एक आध घर दो ना उसमें औरंगाबाद में, आप हमारे गरीब लोगों के लिए उसमें, तो कैसा रहेगा? और अगर मैं मोदी जी को ये कहूँगा कि मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में आज खड़े रहकर ये बोलना कि मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं, आपने सपना दिखाए है, आप ये कहे थे कि 2022 मार्च तक इस देश में हर बेघर को घर मिलेगा, डेट भी दिए थे आपने 30 मार्च 2022 तक। मैं बोला मेरे शहर के अंदर 65,000 लोगों ने आवेदन किया, 7 साल से सपना देख रहे हैं, एक घर भी नहीं बना। और घर ही की बात ही नहीं है, उन्होंने तो अपने भाषणों के अंदर तुम्हें घर मिलेगा, घर में नल मिलेगा, नल में जल मिलेगा, हमारे पास ना जल आया, ना नल आया और ना घर आया। अच्छा। तो तो मैं कैसा बोलूँगा, आप मुझे ये बताइए। जब लोग मेरे से आके ये पूछते हैं कि हमारा घर क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो सवाल मैं वैसे ही तीखे अंदाज में मोदी साहब से पूछूंगा करके। और बहुत कम लोग है अब्दुल्ला भाई, अब पार्लियामेंट के अंदर जो है ना आधे से ज़्यादा क्या 80% जो है ना वो सिर्फ बजाने के लिए आते हैं, टेबल बजाने के लिए आते हैं। और आप सरकार को बजाने के लिए जाते हैं? हम सरकार को कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब तो मतलब ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर मेरे को सूरत दिखी और किसी दिन उसको मौका मिला ना तो मुझे क्या कर देंगे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं तो पार्लियामेंट के अंदर उसको ये बताया था कि आप कितने लाख करोड़, मैं 1000 करोड़ की नहीं बात कर रहा हूँ, कितने लाख करोड़, आई थिंक जिस वक्त मैंने ये भाषण दिया था उस वक्त 14.56 लाख करोड़ रुपया जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया गया था। अच्छा। तो मैंने ये सवाल जब उठाया तो निर्मला सीतारमण वहाँ से जवाब दी, राइट ऑफ डजंट मीन कि हमने माफ़ कर दिए। तो मैं बोला मैडम माफ़ नहीं किए हैं
तो रिकवर कितना किए हैं आपने? नॉट इवन 2%। अच्छा, नॉट इवन 2%। तो बेसिकली इनसे ये तीखे सवाल कोई करता नहीं है। और क्यों नहीं करते हैं आपको बताऊँ मैं, हर एक को ये डर है कि यार इनसे पंगा लेंगे तो कल ईडी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, वो एजेंसी आ जाएंगी, अपने तो वांदे हो जाएंगे। हम इसलिए करते हैं ना, अपना कोई धंधा है ना, 2 नंबर का कोई काम है, तो ये लटक भी गए तो अपने पास से इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर एक तो ये है कि यार ये फंसा देंगे, यार मरना अगर है तो बैठे बैठे यहाँ पर बिल्डिंग गिर रही है, अपन पट बोल के ख़त्म हो जा रहे हैं करके उसमें। तो या तो ये है कि लड़के मरो या गुलामगिरी करके चाटुगिरी करके, तो अपने खून में नहीं है। सही। इम्तियाज़ साहब, पहले फेज़ का चुनाव हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह का 18 साल पुराना एक वीडियो उसको अपने भाषण में लेकर आए और कहा कि उस भाषण के बाद ये कहा कि अब हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र उतारे जाएंगे। तो मतलब हिंदू मुसलमान वाला वो फैक्टर अचानक से प्रधानमंत्री जी को क्यों? अचानक से नहीं है, इनके पास बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग मशीनरी है। और उस मशीनरी का वो बहुत बखूबी ये करते हैं। अब इन्होंने एक बड़ा है तो छोड़ डाले मार्केट के अंदर, फेंक डाले कि अब इस बार है तो हम 400 लेके आएंगे। 400 लेके आएंगे। आज तक इनके कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर जो फाइनल फेज़ में जाने वाले हैं उनके पास कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तो आपकी है जी, आप तो थे होंगे मेरे हिसाब से एज अ पत्रकार बोल के। अमित शाह साहब ने आपको चैलेंज किए थे कि हम मजलिस को उखाड़ फेंकेंगे। आप थे ना? आपने इतना हल्के में क्यों लिया? मैंने हल्के में क्या लिया है? उन्होंने आके मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर देश का चुनावी प्रचार, यहाँ से मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल, देश के गृह मंत्री है, तो उन्होंने आके क्या बोले उसमें कि दिल्ली में मेरे से कौन पूछता है कि यहाँ का कौन है, तो ये MIM का। अब MIM को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है और यहाँ से कमल को खिलाना है, कमल को दिल्ली भेजना है करके। अब मैं हर 2 दिन के बाद उनको पूछता था, बताओ ना अमित शाह साहब कौन आ रहा मुझे उखाड़ के फेंकने के लिए? तो जब वो यहाँ से गए तो उनके कान में है तो IB वालों ने फूंक दिए, बोले साहब कुछ भी करो, ये चक्कर में मत पड़ो आप, ये शहर के चक्कर में मत पड़ो, ये ज़िले के चक्कर के अंदर ये आदमी ने 5-10 साल लोगों के दिल जीतने का काम किया है। तो तुम आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कितनी भी बड़ी सभा ले लो, यहाँ पे है तो तुम्हारा कमल किसी भी हालत में खिलने वाला नहीं। तो उन्होंने देख लिए इधर, बोले यार अपनी दाल गल रही नहीं है। धीरे से उन्होंने क्या करे, एकनाथ शिंदे को बोला, ए भैया तू ले ये सीट ले करके उसमें। अब वो बेचारा परेशान कि यार मेरे पास भी नहीं है इसमें, मैं कहीं को मेरे को हारिनी वाली सीट मेरे को दे रहे करके। तो वो बेचारा 2-4 दिन पहले उन्होंने ये किए है। तो आप डिंगे मारेंगे उसके अंदर कि 400 पार, लेकिन कैंडिडेट्स ही नहीं है आपके पास। और एक बात तो ये है ना, इतना अच्छा काम किया आपने देश के लिए 10 सालों से, बहुत देश को तरक्की की, ये तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? ये पार्टी को तोड़ो, ये पार्टी को तोड़ो, वो पार्टी को फोड़ो, उसको ले लो, इसको ख़रीद लो, इसको यहाँ पे दबा दो, इसको एजेंसीज़ का डर दिखा दो अपने पास। अगर काम की बुनियाद के ऊपर ही है तो आपने तो मैदान में उतरना था। तो मतलब आप लोग यही आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री है, विकास के उनके पास दिखाने के लिए काम नहीं है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। सत्ता में आए कैसा? 2 MPs थे ना इनके, 300 तक गए कैसा? तो 300 तक जाने का उनका जो रास्ता था कि भाई हम अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाएंगे करके, कभी गुजरात का दंगा आ जाता था बीच में, कभी है तो हमारी छोटी बच्ची का है तो एक हिजाब आ जाता था। तो ये मुद्दों के ऊपर इलेक्शन होते थे। अब जब लोग होशियार हो गए हैं, लोग बोल रहे भाई साहब कहाँ है नौकरी, कहाँ है मुझे, आप क्यों नहीं दे रहे हैं नौकरी? महंगाई के बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं करके, मणिपुर के बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं, चाइना अपने अंदर घुस के आ गया है, हम आपको सबूत दे रहे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? दोनों बोल रहे हैं कि नहीं, अब वो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र, फिर जो बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं उनको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। बेसिकली अपीजमेंट। आप जब मीडिया को पूरी तरीके से ख़रीद लेते हैं, अपने जेब में रख लेते हैं, तो उनको मालूम है कि आज मैं एक फालतू का स्टेटमेंट दूंगा और रात भर 24 घंटे वही फालतू के स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा होगी। क्या सही में मंगलसूत्र अब हिंदू महिलाओं का छीना जाएगा? ऐसे हेडलाइंस और उसके ऊपर 6 बेवकूफ़ों को लाके बिठाते हैं और वो आपस में भिड़े जा रहे, लड़ रहे, चढ़ रहे, कोई नहीं बात कर रहा है हम मुद्दों के बारे में। आपकी पार्टी पर नहीं, अपनी बोलिए ना, कभी गलती से अपनी भी आपकी पार्टी पर जातिवाद होने के आरोप लगते थे, लेकिन 2 दिन पहले आपने नॉमिनेशन फाइल किया
सभी वर्ग के लोग वहाँ पर थे। मैं खुद भी वहाँ पर फील्ड पर था। जी। मैंने लोगों से पत्रकार बनकर थे या मजलिसी बनकर थे आप? मैं पत्रकार बन के था। मैंने लोगों से बातचीत किया तो वहाँ पर तो सब रंग मौजूद थे और लोग कह रहे थे कि हम तो इम्तियाज़ जलील के साथ है। तो एक तरफ लोग कह रहे हैं देश में मोदी मैजिक है, लेकिन यहाँ पर इम्तियाज़ मैजिक नहीं, 2019 के अंदर ही यहाँ के लोगों ने साबित कर दिया कि जब देश में 300 उनके एमपी चुनकर आ रहे थे, मोदी की लहर चल रही थी, यहाँ पे मजलिस की हवा चल रही थी करके। और 2024 के अंदर आप देखिएगा, आज से 10 साल पहले की मजलिस को आप तसव्वुर करिए, आप जाइए फ्लैशबैक के अंदर। ये जमात जब आई तो लोगों ने कहा कि इतना बोलना बाकी रह गया था कि ये आतंकी संगठन है, ये दहशतगर्द संगठन है करके, इतना बोलना बाकी रह गया था। लेकिन आज 10 सालों के अंदर एक परिवर्तन आया है, एक चेंज आया है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमारी राजनीति का क्या मतलब है कि साहब मैं हिंदू हूँ तो मेरे गले में है तो भगवा ही रंग होना चाहिए, आप दलित है तो आपके गले के अंदर है तो सिर्फ नीला रहना चाहिए, ये जो है ये मुसलमान है तो इन्हें हरे के अलावा दूसरा रंग को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, वो धनगर है तो उसने पीला ही रंग है। मैंने पूरे रंगों की राजनीति ख़त्म कर डाला। मैंने एक झंडा बनाया, उसके अंदर 3, 4, 5 का ये कर डाला। अब बोले यार इसको टारगेट कैसा करेंगे अपन, ये तो भगवे झंडे भी लेके आ जा रहा, नीले भी लेके आ जा रहा, पीले भी लेके आ जा रहा है। और सिर्फ झंडे नहीं लेके आ रहा, लोग भी आ रहे हैं उसके साथ, अलग अलग जाति धर्म के लोग भी आ रहे हैं। आपने उस रैली के अंदर देखे होंगे, बहुत बड़ी बात है अब्दुल्ला भाई कि तपती हुई धूप के अंदर सुबह 9 बजे लोग आके खड़े हो गए और खुद ब खुद चल रहे हैं। कोई एक आदमी ये दावा नहीं कर सकता है मैं संदीपान भुमरे के जैसा पैसे तो नहीं दे सकता हूँ उनको। नहीं, आपका मुकाबला किससे है वैसे? किससे? आपका मुकाबला किससे है? ये जो 5-6 है ना मुसलमान जो खड़े हुए हैं, जो 100 वोट 150 200 300 500 वोट लेने वाले हैं, वही लोग मेरे को चैलेंज कर रहे हैं। हमारा मुकाबला तो बोले इम्तियाज़ जलील से है ही नहीं, हमारा मुकाबला डायरेक्ट उनसे है करके। तो मेरे को उनसे डर लगने लगा है। अच्छा। नहीं, वैसे आपने पार्लियामेंट में लोग बोल रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील ने हमारी आवाज़ बनने की कोशिश की है। मराठा समाज के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग सड़कों से लड़ाई लड़ रहे थे तो संसद में इम्तियाज़ जलील ने हमारी आवाज़ उठाई। आपने मुस्लिम रिजर्वेशन की भी डिमांड की। आपने कहा कि रिजर्वेशन से मराठा समाज को वंचित रखने का काम सरकारों ने किया। तो आपका आरोप किस पर है? देखिए क्या है कि आपको मालूम होगा कि मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर पहली मर्तबा एक तिरंगा रैली मुंबई की तरफ कूच कर गई थी। वो विजुअल्स अगर आप निकाल के अगर देखेंगे तो आपको भी फ़ख्र होगा कि अपनी अपनी जब क़यादत होती है और अपने मुद्दे जब आते हैं सामने, तो उस क़यादत का फ़ायदा कैसा होता है। यहाँ से गाड़ियों का काफ़िला लेके निकले तो हर ज़िले में, हर गांव में, हर शहर के अंदर वहाँ पे कोई पीआई नहीं खड़ा हुआ था, पीएसआई नहीं खड़ा हुआ था, वहाँ पे एसपी आके खड़ा हुआ था, वहाँ पे कमिश्नर आके खड़ा हुआ था। बोले थे नहीं साहब इसके आगे नहीं जाने देंगे आपको करके, हमको ऑर्डर्स है। मैं बोला गाड़ियाँ यहीं छोड़ देता हूँ, मैं ट्रेन में चढ़ जाता हूँ, ट्रेन में दे डालो सिक्योरिटी। बम्बई तक गया। बम्बई में पहली मर्तबा हुआ था किसी एक मुस्लिम लीडर के लिए मुंबई की सड़कों को है तो डाइवर्ट किया गया था, मुंबई की सड़कों के ऊपर है तो ट्रैफिक को रोका गया था साहब। लड़े हमने। नतीजा क्या आया है ये उतना मायने नहीं रखता है, इसलिए नहीं रखता है कि हुकूमत उनकी है। और मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मोदी जी आपसे रिजर्वेशन मांगना मुसलमानों के लिए इसका मतलब ये है कि अपना सर दीवार के ऊपर फोड़ने के जैसा, क्योंकि आप तो ये समझ रहे हैं कि हम तुमको सांस लेने दे रहे, यही बहुत बड़ी बात है करके। उसी तरह से मराठा हो, धनगर हो, इनका इस्तेमाल सिर्फ इलेक्शन के वक्त में किया जाता रहा है। तो पार्लियामेंट के अंदर मैंने उनके लिए भी आवाज़ उठाया जी। और आज मराठा समाज इस बात को मानता है कि इतने सारे मराठा हमारे एमपी होने के बावजूद भी कोई भी इतना ठोस तरीके से आवाज़ नहीं उठाया। धनगर समाज का वोट है तो भाजपा को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए, लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तो मैंने धनगरों का जब आवाज़ उठाया रात में 2-2, 3-3 बजे तक, साहेब मी पंढरपूरवरून बोलतो, साहेब मी सोलापूरवरून बोलतो, साहेब तुम्ही आमच्यासाठी जी आवाज़ उचलली साहेब, आम्ही ऋणी आहे, हे आहे, आम्ही तुमचे फॅन झालेले आहे करके। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार चलो ये मेरा एमपी नहीं है लेकिन मेरे समाज के लिए आवाज़ उठाया है। और लोक प्रतिनिधि का काम यही है
कि भाई मैं एक तरफ मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ तो दूसरी तरफ मराठाओं के लिए, धनगरों के लिए भी आवाज़ उठा रहा हूँ। आपकी पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि 2019 में औरंगाबाद की जनता ने 30 साल के अंधेरे को दूर करके एक चिराग रोशन किया। इम्तियाज़ जलील की जीत न्याय और इंसाफ की जीत है। गलत कहा क्या सब? मतलब आपने साबित किया कि ये सच हुआ। देखिए मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है साहब कि इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत ख़त्म अगर हुई है तो इसके लिए कोई दूसरे ज़िम्मेदार नहीं है, मुसलमान ही ज़िम्मेदार है। और मैं औरंगाबाद के उन नेताओं को उसके लिए ज़िम्मेदार मानता हूँ कि जिन्होंने हमारे नौजवानों के जहनों के अंदर ये बात डाल दी थी कि नहीं यार, अपन जीत के आते नहीं हैं तो अपने को किसी के नीचे ही बैठना है। तो मेरी सोच ये थी कि नहीं साहब, मैं शतरंजियाँ उठाने के काम नहीं करूँगा, मैं कुर्सियाँ बिछाने के लिए काम नहीं करूँगा, मैं एयरपोर्ट पे कोई नेता आ रहा है तो उसको बुके लेके जाकर फ़ोटो खिंचवाने का काम नहीं करूँगा, मैं इफ्तारी के ऊपर है तो किसी नेता को बुला के खजूर खिलाते हुए फ़ोटो खिंचाऊँगा, उसको टोपी पहनाऊँगा और दूसरे दिन अखबार में फ़ोटो छपाऊँगा। मैं सियासत वो लेवल की नहीं कर सकता हूँ करके उसमें। मेरी सोच ये थी कि अगर इस सोफ़े के ऊपर अगर शरद पवार साहब बैठे हैं या राहुल गांधी अगर बैठे हुए हैं या उद्धव ठाकरे बैठे हैं, अजीत पवार बैठे हैं, अशोक चौहान बैठे हुए हैं, तो उसी सोफ़े के ऊपर इम्तियाज़ जलील बैठेगा। मैं पीछे खड़े रहने वालों में से नहीं हूँ। ये परिस्थिति बनी कैसे? जो आप देखिए एक यकीन गुस्सा है या नहीं, एक यकीन जब पैदा हुआ कि साहब क्या वजह है कि आपकी आबादी बढ़ रही है, हाँ? ये वही शहर है जिसने कभी काजी सलीम साहब को चुन के दिया, जिसने कभी अब्दुल अजीम साहब को चुन कर दिया, जिसने कभी अमानुल्लाह मोतीवाला साहब को चुन के दिया है। क्या वजह है कि आपके नुमाइंदे अब चुन के ही नहीं आ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉरपोरेटर बन रहे हैं, एमएलए एमपी आपके बन ही नहीं रहे हैं इसमें। तो फिर एक बात का एहसास हुआ है कि मुसलमानों को कैसा बांटा जा सकता है करके। उसकी ज़िंदा मिसाल अगर आपको देखने का है तो 2024 का ये इलेक्शन देख लीजिएगा। पिछले टाइम 6 उम्मीदवार थे, इस बार है तो 10 है। ये 10 के 10 को मालूम है कि हम जीतने नहीं वाले हैं करके। तो ये 10 के 10 खड़े हुए हैं आरोप लगा रहे हैं एक मुस्लिम उम्मीदवार, एक मुस्लिम एमपी को हराने के लिए। अच्छा। अब आप उनको देख लीजिएगा उनकी कंडीशन क्या है करके। उसमें ऐसा नहीं है कि 5-25 रुपये का फॉर्म मिल रहा है, उन्हें जा रहा भर दे रहा, बोले मेरे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है करके। 25,000 रुपये आपको जमा भी करवाना पड़ता है, डिपॉजिट देना पड़ता है। कहाँ से आ रहा है ये पैसा, कौन दे रहा है ये पैसा करके। तो मैंने लोगों के अंदर एक यकीन पैदा किया कि यार कम से कम एक बार प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ तो सही। इम्तियाज़ जलील, अगर एमएलए की बात कर रहा हूँ, इम्तियाज़ जलील अगर 50,000 वोट लेगा और हार भी जाता है तो उसमें भी मेरी जीत रहेगी कि कम से कम मैंने तो 50,000 लोगों को मुत्तहिद करने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए, बोले यार चलो एक मरतबा देख के तो देखेंगे, डाल के तो देखेंगे करके, डाले, एमएलए बन गए। अच्छा। फिर जब बोल रहे थे कि नहीं यार ये एमपी बनना मामूली बात है क्या, हाँ। एक साहब मेरे को बुलाए और मेरे को इतना झाड़े जिस दिन मैं फॉर्म भर के आया, बोले जल्दी से आइए आपको मालूम है कि आप कैसी अहमकाना हरकत कर दिए है आपने। सियासत हमसे तो पूछिया करिए आप, हम इतने सालों का हमारा तजुर्बा है, कितने वोट मिलेंगे आपको, कितने वोट मिलेंगे आपको, हाँ 50,000, 1 लाख वोट मिलेंगे, हाँ? आप ज़बरदस्ती के अपना नाम ख़राब कर रहे हैं। मैं बोला साहब सुनिए, मैं तो डूब चुका हूँ, ऐसा डुबकी मार चुका हूँ। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं हाथ पैर मार के है तो किनारे तक पहुँच जाऊँगा या डूब जाऊँगा। 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं जीतूँगा या हारूँगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसके अंदर। हाँ जीते तो अल्हम्दुलिल्लाह, हारे तो सोचेंगे कि भैया क्यों हारे थे करके उसमें। और जब कूदे तो मारते हुए निकल गए। पहली मर्तबा एमएलए बन गए, दूसरी मर्तबा सारे इल्ज़ाम लगाने वाले दूसरे कोई हिसाब नहीं करते थे। आपको भी याद होगा अब्दुल्ला भाई, आप 2000 तब भी पत्रकार थे आप, तो आपको है तो ऐसे चौराहों के ऊपर बैठ के है तो एक आध मुस्लिम लीडर ऐसा जो, हाँ मुस्लिम लीडर बोले तो गली का लीडर ऐसा, हाँ बॉस देखो इतने ये है, इतने वो है, आते क्या वोट देते क्या, हाँ कैसा जीत के आते, कुछ भी कर रहा। एक साहब ने तो बड़े लीडर है वो, बोले बॉस समझा करो, सेटिंग हो गई है, नहीं आता, हाँ सेटिंग हो गई बॉस, तुम समझा करो बोल के उसमें। लेकिन लोग इस बार भी कह रहे हैं कि भाई इस आदमी की सेटिंग है। आपकी सेटिंग किससे आरोप? मेरी सेटिंग सीधा ऊपर वाले से। मैं बोलता यार भाई मेहनत करो,
हाँ, नतीजा जो भी होगा उसमें। और मैं एक बात ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि इम्तियाज़ भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं इस बात को कबूल नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इम्तियाज़ जलील की नीयत साफ़ है, इसीलिए अल्लाह रास्ते बनाता है करके। और ये मैं मेरे ज़रिए है तो नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि यार ज़िंदगी अगर तुम्हारी नीयत अगर साफ़ रहेगी ना तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से रास्ते बनाता है उसमें। और अगर तुम्हारी नीयत के अंदर खोट है तो तुम करोड़ों रुपया खर्चा कर लो, करोड़ों रुपया खर्चा कर लो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी आवाम की ये मोहब्बत, ये दीवानगी। मैं अब्दुल्ला भाई मतलब कभी कभी कुछ वाक़े सोचता हूँ तो कांटे आते हैं। मतलब मेरे को लिटरली ऐसा होता है कि यार मैंने ऐसा क्या किया है करके। रमज़ान के महीने के अंदर मोतीवाला की जो मस्जिद है यहाँ पे हरसूल के ऊपर, तो उस मस्जिद के अंदर एक मौलाना आते हैं हैदराबाद से दुआ पढ़ाने के लिए। तो मैं भी मोहम्मदिया मस्जिद के, तो मैं भी उस दुआ के अंदर मैं जाता रहा हूँ। इस बार भी गया और जब वो दुआ ख़त्म हुई, मैं मौलाना साहब से मिल के जब बाहर आ रहा था तो एक बुज़ुर्ग शख्स जो है वो मुझे, ये बहुत सारे नौजवान लड़के थे, वो सेल्फ़ी लेना चाह रहे थे, फ़ोटो लेना चाह रहे थे। मेरी नज़र उनके ऊपर, तो मैं देखा कि उन्होंने भी कोशिश कर रहे मेरे क़रीब आना। मैंने सबको हटा के है तो उनके पास गया, उनको सलाम किया, हाथ मिलाया उनको। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखे और उन्होंने हाथ पकड़ के उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं जालना से हूँ। और बोले मेरी पूरी फैमिली जो है पूरे रमज़ान में तहज्जुद में आपकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं करके। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा उन्होंने, और लिटरली वो बुज़ुर्ग शख्स रोना शुरू कर दिया। तो मैं सोचो कि लोगों की उम्मीदें कैसी है। जालना क्या है ना, वो मुझे वोट करने वाले हैं ना मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, लेकिन उनके अंदर एक ये है कि चलो यार मेरा एक कोई ना कोई तो है करके, मेरा हमारा अपना कोई ना कोई एक लीडर है करके उसमें। तो यही लोगों की दुआओं ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नैया पार करवाई 2 मरतबा। और ये हिसाब करते रह गए इसके अंदर, ये जितने भी चंडाल चौकड़ी बैठती है ना उसके अंदर, ये इसको इतने मिलेंगे क्या, मराठी इतने, दलित इतने, ओबीसी इतने, मुसलमान इतने, कहाँ से आता, कैसा जीतता, सेटिंग हो गई, ले दिए है। तो ये इनके काम लेकिन 2014 में भी चल रहे थे, 2024 में भी वो गणित करते ही रहते। 2024 में आपने अपने अपोजिशन का गणित बिगाड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवसेना 2 गुट में बढ़ चुकी है, राष्ट्रवादी के 2 गुट बन चुके हैं। लेकिन इस बार आपके अपोज में जब फडणवीस और शिंदे गुट के कैंडिडेट संदीपान भुमरे हैं, वो हिंदुत्व की पिच पर खेलना चाहते हैं लेकिन खेल नहीं पा रहे, नहीं खेल पाए। और चंद्रकांत खैरे अपने आप को सेक्युलर घोषित करने के पीछे पड़े। ये इतना टफ घोषित कर दिया उन्होंने, इतना टफ कंपटीशन आपने क्यों घोषित कर दिए है? जिसका नाम आपने लिए है, कम से कम 30 साल के बाद इस शख्स को ये क्रेडिट तो दीजिए आप कि उसने उस एमपी को रमज़ान ईद के मौके के ऊपर ईदगाह तक तो पहुंचा दिया उसको। अच्छा। वहाँ पे 30 साल से उनको ये एहसास नहीं था कि मेरे शहर के अंदर मुसलमान भी रहते हैं करके। तो कितना अच्छा लग रहा था। मेरे बाजू खड़े हुए थे, अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक, सलाम वालेकुम ईद मुबारक, सलाम वालेकुम ईद मुबारक। मैं बोला अगर यही करते तो शायद मुझे मौका नहीं मिलता। हाँ, लेकिन जब मैं चुनकर आया, अब्दुल्ला भाई देखिए, आप अपने मज़हब के ऊपर क़ायम रहिएगा उसमें, लेकिन दूसरे मज़हब की भी आप इज़्ज़त करिएगा। उनके त्यौहार है, मैं कभी भी उनके त्यौहार को मैंने ये नहीं किया हूँ उसमें। हालांकि हमारे ही कौम के कुछ बच्चे उसके ऊपर देखो ये यहाँ चले गया, वहाँ चले गया। मेरा ये है कि मैंने शुरुआत से उनकी शिव जयंती मनाते हैं, मैं उनके गया, उनको लोगों को मुबारकबाद दिया। उनके जितने भी फेस्टिवल्स हैं, चाहे जितने भी फेस्टिवल्स हो, मैंने उनको ये दिया कि भाई मैं मेरे रिलीजन के ऊपर हूँ, आप अपने रिलीजन के ऊपर है, अगर आपका त्यौहार है आप मनाइए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ करके उसमें। तो कम से कम मैंने शुरुआत से ये चीज़ किया हूँ। इनको 30 साल लग गए ये समझने के लिए कि रमज़ान ईद मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो 30 साल के बाद उनको आना पड़ा। किसकी वजह से आना पड़ा? क्रेडिट आप ले रहे, किसको देंगे फिर आप किसको देंगे बताइए ना। भाई आज कम से कम उनको ये चीज़ का तो एहसास हुआ ना कि उनके लोग ही बोल रहे कि साहब ते सगड़ी करे जाता, सब जगह जाता, सब त्योहारों के ऊपर जाता, लोगों को विश करता है, अपन ही जाएला पाइजे।
आए हैं उन्होंने। लेकिन इस बार आप चुनावी मैदान में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्या है, कुछ अधूरे काम है जी, वो अधूरे काम को पूरा करना है। देखिए, इस ज़िले का, इस शहर का अगर हम डेवलपमेंट का अगर विज़न देखेंगे तो बहुत स्कोप है यहाँ पे करने के लिए। उसमें अगर घटिया राजनीति को अगर दरकिनार कर दिया जाए और डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर सब साथ में मिलकर आ जाए तो हम यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। और भले ही मैं MIM पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लेकिन जब आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, जब आपके जहन में कोई अच्छा प्लान है, तो दिल्ली हो या मुंबई हो, हर कोई आपको सपोर्ट करता है। कि मैं जिस दिन जाके सेक्रेटरी को या ऑफिसर को ये बोलूँगा कि साहब ये ठेका इनको देने का है करके, ये कॉन्ट्रैक्ट उनको देने का है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, लेकिन उसकी नज़र से है तो मेरे लिए इज़्ज़त ख़त्म हो जाएंगी। बोलेंगे कि यार ये ठेका लेने के लिए आया है करके। मैंने आज तक कभी कई मंत्री के पास, कोई ऑफिसर के पास जाके ये नहीं बोला कि साहब ये ठेका। मैं बोलता काम, आप मुझे ये काम है, आपको जिससे करवाने का है आप करवा लीजिएगा करके। तो उनकी नज़रों में इज्जत भी रहती है इसमें। आपने मराठवाड़ा के बहुत सारे इश्यूज रेज किए पार्लियामेंट में। फार्मर्स के इशू पर आपने बहुत ज़ोरदार पार्लियामेंट में स्पीच की, लेकिन आज भी मराठवाड़ा में किसानों की जो स्थिति है बहुत ख़राब है। अब्दुल्ला भाई, जो सरकार हुकूमत जो बैठी है ना, इतनी बड़ी बड़ी फेंकती है, इतने बड़े बड़े गप्पे मारते हैं, और वो जब भाषण देते हैं ना तो उनके पूरे जितने भी लगवे भगवे हैं वो सिर्फ टेबला बजाते हैं उसके हम। तो वो मतलब झूठ का पलीदा है एकदम, मतलब झूठ का होलसेल मार्केट है वहाँ पर कि हमने इतने लाख करोड़ रुपये कर्ज माफ़ कर दिए हैं और किसानों की दुगनी आय कर दिए है, इंश्योरेंस के अंदर किसानों को ये कर दिए है करके। तो उसमें कोई ना कोई तो खड़े रहना और बोलना चाहिए ना उसमें कि साहब आप कहाँ की बात कर रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, हिंदुस्तान का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है मराठवाड़ा। आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या कहीं होती है तो मराठवाड़ा के अंदर होती है। तो तुम ये जो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, बड़े बड़े गप्पे मार रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है वो पैसा? क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है? और मुझे आंकड़ों के सहित बता दीजिएगा कि कितने किसानों के पूरे कर्ज माफ़ किए गए हैं करके। तो ये जब चुभने वाले सवाल वो करते हैं ना, तो स्पीकर साहब माइक बंद कर देते हैं, बोले ये अपनी पोल खोल रहा है रे बाबा, इसका माइक बंद कर डालो। अपन बोलते रहते हैं और उन्हें है तो दूसरे स्पीकर किसी का नाम लेके है तो वहाँ पे शुरू करवा देते हैं क्या। तो इनको सच्चे कड़वे सवाल पूछने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, जो हम पूरे बखूबी अपना किरदार निभा रहे हैं वहाँ पे। आपने ओल्ड एज होम का इशू रेज़ किया था, बहुत ही इमोशनल इशू था। वो लोग कह रहे थे कि ये मतलब कंडीशन नहीं है कि भाई इशू रेज़ तो किया, लेकिन उन लोगों से इन्हें वोट नहीं चाहिए। लेकिन इम्तियाज़ अली ने बहुत अच्छा ये सवाल देश की नहीं, हर चीज़ को आप तो वोट की नज़र से थोड़ी देखेंगे उसमें। भाई अगर मैं ओल्ड एज होम, मैं एक दिवाली के मौके के ऊपर मुझे जाना हुआ था यहाँ के एक ओल्ड एज होम के अंदर, तो जो बुज़ुर्ग लोग वहाँ पे थे उसमें, भाई किसी के भी माँ बाप हो उसमें, बुढ़ापे के अंदर अगर कोई अपने बूढ़े माँ बाप को उठाकर ले जाकर कहता है कि नहीं मेरे घर में जगह नहीं है, तुम वहाँ पे जाके अब रहो करके उसमें, तो सोचो वो लड़के का कैसा दिल होगा कि जिस माँ ने, जिस बाप ने तुमको पाल पोस कर बड़ा किए है, तुमको आज उसके लिए जगह नहीं है। तो मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज़ उठाया था कि अगर मैंने कोई बैंक से लोन लेता हूँ और आप मेरे है तो गारंटर है, मैंने पैसा नहीं भरता हूँ बैंक को, लोन रिपे नहीं करता हूँ, तो मैंने एक मांग किया था कि साहब अगर मैं पैसा नहीं भर रहा हूँ तो बैंक को ये इख्तियार है कि मेरा नाम, मेरे गारंटर का नाम और हमारी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स अखबार के अंदर जाहिर प्रकटन पब्लिक नोटिस के तौर के ऊपर दिया जाना चाहिए। अगर कोई अपने माँ बाप को उठाकर है तो ओल्ड एज होम के अंदर ले जाके फेंक रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि उस बेटे का या उस बेटी की तस्वीर अखबार में छपनी चाहिए जाहिर प्रकटन कि मैं अपने माँ बाप को अब अपने घर में नहीं, मैं ओल्ड एज होम में रख रही हूँ करके। अच्छा। तुम यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब मैंने कितने स्पीचेस जो दिया होगा मैंने, मतलब मेरे 3 सालों के उसमें, हमको 3 सालों में आपने अबव 80 प्लस 84 या 87 स्पीचेस है 3 सालों के अंदर। सबसे ज़्यादा वायरल जो है वो ये स्पीच हुई थी कंटिन्यूस। मुझे आज भी अगर तुम देखेंगे यूट्यूब के ऊपर जाके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। और सिर्फ यहीं के नहीं, एक ख़तर में एक लेडी रहती है, नॉन मुस्लिम है,
राजस्थान की रहने वाली है, उसने ख़तर से मेरे को है तो कहीं से गूगल पे से मेरा नंबर निकाली थी और वहाँ से मेरे को फ़ोन करके बोली थी कि सर मैंने आपका नंबर निकाली हूँ, मैं है तो 8 दिन के बाद है तो इंडिया आने वाली हूँ, सर मैं सिर्फ आपको मिल के है तो थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हाँ ये इशू के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए करके कि इस देश के अंदर ओल्ड एज होम्स क्यों बन रहे। वो लेडी एक्चुअल में दिल्ली आई, मेरे दिल्ली के बंगले के ऊपर आई और वो सिर्फ मुझे थैंक्स बोलने के लिए कि सर मैंने आपका उतना वीडियो देखी और मैंने ये सोची कि मतलब ये आदमी ने मेरे दिल की बात बोला है करके। और फिर ये अलग बात है कि उसने है तो मेरा वो वीडियो देखने के बाद है तो फिर बाद में पूरे मेरे जितने भी असेंबली के स्पीचेस थे वो पूरे देखिए और उसने पूरा रिसर्च कर डाली थी मेरे ऊपर। तो उसका इम्पैक्ट जो हुआ था इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मोदी जी बोले मंगलसूत्र निकालने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं, ऐसे मुद्दों के ऊपर पार्लियामेंट जो है ऐसे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। कोई भी अपने माँ बाप को ले जाकर, और मुझे खुशी है इस बात की, बहुत ज़्यादा फ़ख्र है मुझे इस बात का कि ओल्ड एज होम्स के अंदर अभी भी आपको मुसलमान कोई माँ बाप नहीं नज़र आते हैं इसके अंदर। शायद हिंदुस्तान के अंदर गिनती के मेरे ख्याल से ऐसे ओल्ड एज होम्स होंगे जहाँ पर ये है, यानी कि हमारी तहज़ीब हमारी संस्कृति इस बात की इजाज़त नहीं देता। हम कितने भी गरीब होंगे, चटनी रोटी खाने वाले होंगे उसके अंदर, लेकिन अपने माँ बाप को कहीं ले जाकर है तो छोड़ने वालों में से नहीं है। आपने अभी फ़िलहाल में, अब ये तो खैर बेबस लोगों की आपने आवाज़ उठाई, लेकिन हाल फिलहाल में आपने अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आदर्श स्कैम को एक्सपोज किया दुनिया के सामने, पार्लियामेंट तक आप मुद्दा लेकर गए। आदर्श के लोग बहुत ही इमोशनल है आपको लेकर, कह रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील के हम पीछे चलने के लिए तैयार है क्योंकि हम जब अकेले थे हमारी आवाज़ बनने का काम इम्तियाज़ जलील ने किया। 62,000 लोग हैं। अगर तुम एक एक की अगर कहानी देखेंगे, अगर एक एक महिला से एक एक पुरुष से अगर मिलेंगे तो तुम उस रात सो नहीं सकेंगे तुम कि यार ये कैसा मुमकिन हो सकता है कि एक औरत ज़िंदगी भर है तो अपनी ऐसा गोबर वो करते हैं नहीं क्या, हाँ गोबर वो करके है तो 2.5 लाख रुपये जमा करी, हाँ उपली हाँ 2.5 लाख रुपये जमा करी, हाँ और एक दिन उसको बैंक वाला बोलता है कि नहीं है करके। एक 20 लाख रुपये औरत ज़िंदगी भर मियाँ बीवी ने नौकरी करे, कमाए, रिटायरमेंट के पीएफ का पैसा आया, ग्रेचुटी का पैसा आया, उसके अंदर रखे कि बच्ची की शादी करने का है करके, एक दिन अचानक पता चलता है कि तुम्हारे पैसे डूब गए करके। ये जितने भी ठेवीदार है ये सभी लोग जो है वो पूरे मंत्रियों के पास गए, पूरे बड़े बड़े नेताओं के पास गए, मेरे पास नहीं आए थे वो। आखिर में जब कोई उनकी दखल नहीं ले रहा था तो कुछ ने बोला कि चलो यार इम्तियाज़ भाई के पास जाके देख के आएंगे करके। वो मेरे पास आए और मैंने उनकी पूरी कहानी सुना। वो जो लोग थे उनकी बातों से मुझे समझ में आया था कि यार ये कितने मजबूर और बेसहारा लोग हैं करके। मैं बोला मैं कल आ रहा हूँ बैंक को करके। तो उनको यकीन नहीं हुआ कि हमने जिस आदमी को कभी वोट नहीं दिया, जिसके बारे में, जिसकी पार्टी के बारे में इतना बुरा सुना है, हमने इनका जमकर विरोध किए है, ये बंदे के पास जाते हैं और वो इमीडिएट बोलता है कि कल मैं बैंक आ रहा हूँ, वहाँ पे पहुँच जाना करके। मैं गया वहाँ पे दूसरे दिन और वहाँ पे जाने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। सवाल ये है कि कुछ ना कुछ तो कायदे कानून होना चाहिए ना देश के अंदर, कि हर जगह पे एमपी जाएगा तो ही उनको इंसाफ मिलेगा करके। तो अब उनको ये मालूम है कि इम्तियाज़ जलील के साथ इस वजह से वो मेरे साथ खड़े हुए हैं कि उनको मालूम है कि अगर ये इम्तियाज़ जलील अगर यहाँ से हमारे पास से हट गया तो हमारी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो वापस मिलने का तो भूल ही जाना। मैं बात किया, लोग कह रहे हैं कि निराश लोगों की आशा है, इम्तियाज़ जलील कर रहे हैं हमारे लिए, किसी ने काम नहीं किया, किसी ने काम नहीं किया है। और मेरा यही है ना कि आज मैं जब आदर्श का मुद्दा उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई तो भी है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम स्टार्ट कर दिया है। कोई बीड़ से फ़ोन कर रहा कि साहब हमारी पत संसार डूब गई है, कोई नांदेड़ से फ़ोन कर रहा, कोई लातूर से बोल रहा की साहेब आम्ही लोग का तुम्हाला भेटायला यायचं आहे। मैं बम्बई में वक्फ बोर्ड की मीटिंग थी नरीमान पॉइंट के नए ऑफिस के ऊपर। मेरे को नीचे से गार्ड आया, पुलिस वाला आया और आके बोला कि साहब नीचे बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, वो आपसे मिलने के लिए। अरे मैं बोला मेरे को बम्बई में मिलने के लिए? अरे भाई मैंने तो किसी को बोला नहीं हूँ, किसी को मालूम नहीं मैं यहाँ पे हूँ करके। तो मैं बोला काहे के लिए है? तो बोले साहब वो आपसे मिलना चाह रहे हैं करके। तो मेरी मीटिंग चल रही थी। मैं बोला एक काम करो, पूरों को तो नहीं, 3-4 लोगों को बुलाओ करके। अब वो 5-6 लोग ऊपर आए मेरे पास, उसमें बूढ़े औरतें 3-4 औरतें थी, 3-4 बूढ़े। मैं बोला बोलिए। तो बोले साहब हमने आपका जो
आप लड़ाई कर रहे हैं आदर्श के लिए, तो वैसे ही बम्बई में हमारी एक बैंक जो है सरकारी बैंक, वो डूब गई है। हमने सबके पास गए, एक महिला बोली उसके अंदर मी कट्टर भारतीय जनता पार्टीची हे पदाधिकारी आहे, मी सगळ्यांकडे गेली, सबके पास गई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं किया। तो मैं बोला मेरे पास, तो बोले नहीं, आपका हम वीडियोस देखते हैं करके कि आप किस तरीके से लड़ रहे। तो मेरा ये सवाल है कि मतलब भाई एक एमपी क्यों चाहिए तुम्हारे को, कायदा है ना तुम्हारा। हाँ, किसी ने सोचा नहीं था, वो मानका पे जो आदर्श का चेयरमैन है, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे को कुछ होगा, क्योंकि उसने डीडीआर को मैनेज कर लिया था, पुलिस को मैनेज कर लिया था, मीडिया को मैनेज कर लिया था, और उसको ऐसा लग रहा था कि हर एक की कीमत है, इम्तियाज़ जलील की भी कोई कीमत होगी करके। हाँ, तो मेरे ऊपर प्रेशर लेके आए, मेरे ऊपर मतलब एक साहब आए, बोले अरे साहब कहाँ उनके चक्कर में पड़े। मैं बोले सुन, तू उसको पहचानता है तो मेरे को नहीं पहचानता होऊंगा शायद करके, मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ लड़ने के लिए। तो मैंने उसको मैंने उसको बोला कि मैं बोला, मेरे को बोले कि बोले आपके कोई क़रीब के अगर लोग होंगे ना, बोले साहब वो सेटल कर दिए। मैं बोला है मेरे क़रीब के लोग हैं। उसको बोलना मेरे पूरे 62,000 जो लोग हैं ना वो मेरे क़रीब के हैं, सबका सेटल कर, नहीं तो तेरे को जेल की हवा खिलाऊंगा करके। आज वो चेयरमैन, डायरेक्टर्स, उसका पूरा परिवार पूरा हरसूल जेल के अंदर सड़ रहे हैं। हाँ, कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे इतना बड़ा बंगला, गाड़ियाँ फाड़ियाँ, उनके कनेक्शंस, उनके ऑफिस में चले जाओ तो शरद पवार की फ़ोटो, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो, कांग्रेस के लीडरों की फ़ोटो, एकनाथ शिंदे की फ़ोटो, उद्धव ठाकरे, सबकी फ़ोटो। बेचारा गरीब आ रहा है अपने ज़िंदगी भर की कमाई लेके, उसको ऐसा लग रहा है बाप रे क्या बड़ा आदमी है, इसके देखो इसके कनेक्शन कैसे है करके। लेकिन उसको मालूम नहीं था उसमें कि मैं हर आदमी की कीमत नहीं है करके। तो कोशिश की गई थी आपको मैनेज करने की? हर लिहाज से करे थे। हर लिहाज से। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जो आदमी 200 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया अगर डुबा रहा है, उसने ये सोचा होगा ना उसमें कि भाई इम्तियाज़ जलील की कुछ तो कीमत होंगी उसके अंदर। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कुछ तो कीमत होंगी ना करके उसमें। सही। लेकिन आज कितना भी कर लो, वो गरीब लोग जानते हैं। मैं जब मिलता हूँ उनसे, और जब वो मेरे को गले लग के जो रोते हैं, बूढ़े बूढ़ी औरतें, आदमियाँ हैं, तो सोचो तुम यार कि अगर मैं हट गया तो उनका कौन सहारा हो सकता है। अभी एक औरत है, उसके शौहर की डेथ हुई, मैं उसके घर के ऊपर गया तो वो औरत मेरे से मिलके, बूढ़ी लेडी थी, मेरे से मिलके जिस तरीके से रो रही थी, उसके घर वाले बोले कि उन्हें अपने बेटे से मिलके इतना नहीं रोई है जितना आपसे मिलके रो रही मतलब थी। एक इमोशनल तो अटैचमेंट कहीं ना कहीं यार कुछ ना कुछ। और मैं समझता हूँ यार अपना काम कैसा चल रहा है, वोटों से थोड़ी चल रहा है, आपको लग रहा होगा वोटों से। उसके अंदर कई लोगों की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहीं ना कहीं अपनी नैया पार करवा देती है। आपकी उपलब्धियों की कड़ी में एक और है कि कभी तो आप कभी स्टैच्यूज का विरोध करते थे, स्मारक का विरोध करते नजर आए, फिर आपने बाजी पलट दी, आपने डिमांड कर दी कि भाई हमको स्मारक नहीं चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। मैंने हाई कोर्ट के अंदर 4 जनहित याचिका फाइल किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पहला जो मेरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था PIL, वो इसी के ऊपर था कि औरंगाबाद में हमको हॉस्पिटल चाहिए, ना कि कोई स्मारक। अब क्यों चाहिए, तो गवर्नमेंट ने 7 एकड़ ज़मीन जो है वो एक BJP के लीडर गोपीनाथ मुंडे साहब, बड़े नेता थे, लोक नेता थे, सब जने उनको चाहते थे, पसंद करते थे, मैं भी उनको बहुत करीब का था, तो उसके लिए 7 एकड़ ज़मीन दे डाले। हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ था 200 बेड का, मैं पूछ रहा कहाँ है, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो बोले ज़मीन नहीं है करके। अच्छा, स्मारक के लिए ज़मीन है सरकारी, हॉस्पिटल के लिए नहीं है। तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़ा जाके, कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो फिर मैंने इमीडिएट क्या किया, PIL फाइल किया और कोर्ट को कन्विंस किया कि नहीं हमको हॉस्पिटल चाहिए। तो खुशी की बात यह है कि आज जालना रोड के ऊपर आप चले जाइए, कल इम्तियाज़ जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे ना रहे, आज से 10-20 साल बाद जब आपका बच्चा वहाँ से गुजरेगा, तो आप अपने बच्चे को बताएंगे कि हमारे शहर का एक खासदार हुआ करता था, हमारे ज़िले का, उसने ये हॉस्पिटल लेके आया है। वहाँ पे अब 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहा और अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो 2025 अक्टूबर या नवंबर तक इंशाल्लाह हम इसका उद्घाटन करेंगे। अच्छा, 400 बेड का। आपने हॉस्पिटल से मतलब हेल्थ सेक्टर में आपने काम किया, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में आपकी क्या उपलब्धि रही? हेल्थ सेक्टर के अंदर भी मैंने एक PIL फाइल किया। और मैं आपको बता दूं, लोगों को भी बता दूं, मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, मैं ना लॉयर हूं ना मेरे पास कोई ऐसी डिग्री हासिल किया,
लेकिन जब मैंने मेडिकल की PIL दाखिल किया और कोर्ट को ये बताया कि कोरोना के पीरियड के अंदर मरने वाला हर आदमी जो है या जो भी शख्स मरा है वो वायरस से नहीं मरा है। कई सारे लोग लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, डॉक्टर साहब गायब है, नर्स गायब है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत बड़ी जिम्मेदार थी बहुत सारे लोगों की डेथ के लिए। तो मैंने हाई कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट को मैंने ये बोला कि ये मैटर जो है मैं किसी वकील के ज़रिए नहीं, मैं खुद लड़ना चाहूँगा करके। और मैं वो केस पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं लड़ रहा हूँ। आज महाराष्ट्र में उसी PIL की वजह से 10,500 मेडिकल के पोस्ट क्रिएट किए गए हैं और उसके ऊपर लिखा है जो नोटिफिकेशन है, सैयद इम्तियाज़ जलील वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र PIL नंबर 47/2022। एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन के अंदर देखिए, ग्रामीण इलाकों के अंदर हम बहुत अच्छे स्कूल डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि रूरल एजुकेशन का अगर आप देखेंगे तो इतना बुरा हाल है कि मैंने कलेक्टर को बोल के है तो एक सर्वे करवाने लगाया था कि कितने ऐसे स्कूल्स हैं कि जहाँ पर पक्की छत नहीं है। ताज्जुब होगा आपको, 3,330 क्लासरूम्स गवर्नमेंट स्कूल्स के ऐसे हैं कि जहाँ पर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे बैठते हैं। अब अगर मौका मिला है तो मोदी जी को बोलेंगे कि साहब सर्व शिक्षा अभियान और ये लंबी जो आप फेंक रहे हैं वहाँ के स्कूलों को आप मौका मिलेगा आपको तो चौका मार देते। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी का अलायंस ब्रेक होने के बाद इम्तियाज़ जलील के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। 4 तारीख के दिन अब्दुल्ला भाई कैमरा भी फ्री रखना, पूरे टीम्स फ्री रखना, इंशाल्लाह बहुत बड़ा जश्न मनाया जाने वाला है इसका। आप लोग ये जो ग्लास है ना उसमें मैं अगर पूछूंगा किसी से कि ये ग्लास में कितना पानी है तो लोग बोलेंगे कि ये आधा खाली है। मैं जो है ना इसको बोलूँगा कि ये आधा भरा हुआ है। क्योंकि मेरा पॉजिटिव अप्रोच है ज़िंदगी का उसके अंदर। आप लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ तो आपके साथ एक पॉजिटिव वाइब रहता है। अरे यार वो नहीं है अब तुम्हारे साथ, कैसा होने वाला है, जीतते क्या, उनके इतने वोट मिले थे, जैसा इन्हों गिनते बैठे थे कितने वोट मिले थे करके उसमें ये जो ज्ञान दे रहे होंगे ना, तुम्हारे को भी दे रहे होंगे बहुत सारे ज्ञान उसमें, है ना। हमें मालूम है उसमें ज्ञान बांटने वाले अपने पास कमी नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में एक सवाल किया गया था कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं, आप कौन सी टॉनिक पीते हो। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, रात के 3:30 बज रहे, आप कौन सी टॉनिक पीते? नहीं क्या है, मैं ईमानदारी से ये सवाल मेरे को भी बहुत सारे लोग ये करते हैं। लेकिन तुम देखो कि मतलब आप कहीं जा रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, लोगों की जब आपको मोहब्बत मिलती है ना, लोगों की दीवानगी, जुनून, उनको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा बंदा है करके है। ऐसा मैं भी रात में भी जाऊंगा और कोई बाजू से रिक्शे वाला चले गया, उन्हें मुंडी निकाल के उसका इम्तियाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, हाँ, बस वो मेरी टॉनिक हो जाती है। मतलब ये आप करोड़ों रुपया खर्च करके भी है तो ये मोहब्बत आपको नहीं मिल सकती है करके। तो ये मोहब्बत जो है ये कहीं ना कहीं आपकी एक एनर्जी बूस्टर के तौर पर कि आप अपना मतलब आप क्या अपोज में आप किसको देखते हैं इस चुनाव में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? मेरे अपोज के अंदर पता नहीं थोड़ा खुल के बोलिए। नहीं, काय को खुल के बोलेंगे, उसके अंदर जो भी है आ जाए, उसके अंदर लड़ लें, उसके अंदर है, हमारे को कोई ये नहीं है इसके अंदर है। देखिए मतलब मेरे को सिर्फ इस बात का डर हो रहा है क्योंकि बीजेपी से हमने सवाल किया, बीजेपी के संजय केनेकर साहब से, तो वो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला इम्तियाज़ जलील से। पूरे जितने अपोजिशन कैंडिडेट है सब कहते हैं हमारा मुकाबला इम्तियाज़ जलील से। मेरा नाम का जप कर रहे हैं, खैरे साहब भी मेरा नाम का जप कर रहे हैं, और ये बाकी हमारे कौम के जो चिंगे मिंगे है ना, वो बोल रहे इम्तियाज़ जलील से तो मुकाबला है नहीं बॉस, अपना तो खैरे साहब से मुकाबला है करके उसमें। अच्छा, तो कोई भी रहने दे भाई, लड़ने का है इसमें। लास्ट में आपके वोटर्स के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो मेरे को यही कहना है कि 5 साल में एक दिन आता है और उस एक दिन के अंदर से मैं आपकी मुश्किल से तो 1 घंटा मांग रहा हूँ उसमें। आप वोट किसको दे ये उतना मायने नहीं रखता है, वोट दे ये बहुत मायने रखता है। वरना क्या वजह है कि आज जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो कहीं जगह पे 48%, कहीं जगह के ऊपर 50%, 52%,
बाकी के 50% लोग कहाँ हैं इसमें? ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हथियार आपके हाथ में दिया गया है, उसका इस्तेमाल करिएगा, घर से बाहर निकलिएगा, अपना खुद का, अपने घर वालों का, नहीं तो सोचेंगे उसके अंदर अरे इम्तियाज़ भाई वैसे भी निकलने वाले, मेरा एक वोट नहीं गया तो क्या होगा करके उसमें, तो अपना मोटरसाइकिल निकाले, सीधा मैस माल टहलने के लिए निकल गए हैं करके। जाइए आप उस दिन मैस माल जाइए, खुलदाबाद जाइए, लेकिन वोट करके जाइएगा। अच्छा, आप शाहरुख खान अपने आप को कहते हैं, किसने कहा भाई? सेंसेशनल हो नहीं, गए, मैं लोगों को वायरल सेंसेशन। मेरे को लोगों को चिढ़ाने के लिए मैं ऐसी ये कर डाला था उसमें मतलब जब घर का वो हो रहा था कि घर का नाम क्या है करके उसमें, तो मैंने मन्नत रख डाला उसमें। तो फिर किसी ने मेरे से पूछ लिया उसमें आपके घर का नाम मन्नत है करके, तो मैंने भी मतलब मेरे मुखालिफिन को हैदर से चुमटी लेने के लिए उसमें, क्योंकि मैं सामने नहीं ना तो उनकी और जलन हसद और बढ़ जाती है। बोले यार खुद को शाहरुख बोल रहा है करके, मैं बोला हाँ मैं शाहरुख हूँ करके उसमें, ऐसे शाहरुख कुछ है नहीं। आप पर एक आरोप बड़ा लगता है आपके अपोजिशन की ओर से, आप अपने अपोजिशन को बहुत हल्के में लेता हूँ मैं आरोप ये भी एक। अगर आप देखिए, अगर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है तो मैं आपकी बहुत कदर करूंगा उसमें जी। लेकिन अगर आप सिर्फ निगेटिव, आपके अंदर निगेटिव वाइब्स है आपके हर चीज़ को है, तो आप अरे नहीं यार होता क्या, जमता क्या, करेंगे क्या, कहीं खड़े हुए है घर, कोई आता क्या है, यही ये है इसमें। आज कम से कम ये पॉजिटिविटी की वजह से एक मुस्लिम एमपी तो महाराष्ट्र के अंदर है ना भाई। अब ये इलेक्शन के अंदर जितने लोग खड़े हुए हैं 48 सीट्स है, क्या कांग्रेस ने एक सीट नहीं देना? कांग्रेस एनसीपी ने मिला के एक सीट नहीं आरिफ देना। नसीम ने आज इस्तीफा दे दिया। कोई इस्तीफा नहीं दिया। हमने कैंपेन कमेटी से है तो हम बाहर पड़ गए। कैंपेन कमेटी मतलब हम स्टेज के ऊपर नहीं देंगे, भाषण नहीं देंगे करके, ऐसा लात मारना था, बोलना पार्टी को है तो मैं ठोकर मारता हूँ करके, हाँ मुझे एक सीट मिलना चाहिए करके। जब तुम लड़ाएंगे ही नहीं तो फिर हम जीतेंगे कैसे? अब हम जब खड़े हुए थे, कहाँ से जीतता, कहाँ से आता, अरे मैं बोला लड़ेंगे, देखेंगे, जीते हारते। इंडिया अलायंस को आप भी एक इंडिया अलायंस ने आपको ऑफर किया था कि आपके साथ अपने हमारे साथ नहीं कुछ नहीं किया था। मैंने उनको बोला था, बोला भाई हमारा भी कुछ वजूद है, हमारी भी कुछ ताकत है, हमारे को भी चाहने वाले, असद साहब को मानने वाले हैं तो बहुत सारे लोग है करके, आप हमारे को भी कंसिडर करिएगा उसमें। हम देश में 543 सीटों में से कितने सीटें लड़े? पहला सवाल आपका क्या था? आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है। पहला सवाल आपका यही था ना पॉडकास्ट के अंदर, रिवाइंड करके देख लेने का उसमें। हम 543 में से पूरे देश भर में 3 सीटें लड़े 2019 के अंदर। जीते कितने? हैदराबाद से असद भाई जीते, औरंगाबाद से इम्तियाज भाई जीते, किशनगंज बिहार से तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब 3 लाख वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर रहे। अब अगर हम बीजेपी की बी टीम रहते तो हम 200 सीटें लड़ते। किसने रोका था हमारे को? लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मेरी। मैंने क्लियर बोला था इनको कि तुम अगर हमारे को नहीं लेंगे तुम्हारे नाक में दम कर डालूंगा करके मैं। अच्छा, तो लेकिन आप पूना में टिकट दिया, अच्छा हाँ। उस्मानाबाद में टिकट दिया, आपको भी नगर में टिकट दिया, लेकिन अब पूरे के पूरे मेरे पास आ रहे। आज के दिन आए, बोले साहब वो कुछ लोग जिम्मेदार है करके, और मैं माजरत के साथ ये बोले वो अहमदनगर के कुछ उलमाए किराम आना चाह रहे हैं, वो अमरावती के कुछ उलमाए किराम आना। मैं बोला साहब मेरे पास आने से पहले वो लीडरों के पास जाइए, लेकिन इंडिया साइड में आ रहे हैं, उनसे जाके पूछिएगा कि क्या मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए आपको? लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए। एक टिकट दे दो, मैं पूरे जगह के ऊपर है तो इनकी तायद करवा। लेकिन यही इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सीट यहाँ से हारती है, सेक्युलर सीट हारती है, तो इसकी जिम्मेदारी इम्तियाज जलील की है। कौन सी सेक्युलर सीट? जो इंडिया अलायंस की सीट है, अगर वो हारती है, सेक्युलर सीट उस्मानाबाद और पुणे में आपने इलेक्शन सीट जो कैंडिडेट की भी सेक्युलर है। नहीं औरंगाबाद की भी सेक्युलर है क्या? इंडिया अलायंस कह रहा है नहीं तो वो सेक्युलर है। अब इंडिया अलायंस को मालूम है ये सेक्युलर है। उसके अंदर जो इनकी तायद कर रहे हैं ना, इनको बोलो थोड़े दिनों के बाद है तो मैं उनके कैंडिडेट का पूरा चिट्टा बिट्टा निकालने वाला हूँ। अच्छा हाँ, बाबरी मस्जिद की शहादत के अंदर इनका क्या रोल था करके, क्या किस तरीके से मुसलमानों को ये बात करते थे, इनका पूरा चट्टा बिट्टा। और ये जितने भी दल्ले इनके आगे पीछे घूम रहे हैं ना, ये रोड के ऊपर निकलेंगे नहीं जिस दिन इनका हिसाब निकालना शुरू कर दूंगा मैं करके। उसमें क्या है, कुछ तो जा रहे हैं, कुछ तो मैं मिल जाएगा बोल के। बोले इम्तियाज़ भाई तो कुछ देंगे नहीं, तो कुछ है तो मलाई कलेक्ट करने के लिए भुमरे के पीछे जा रहे हैं कि भुमरे कुछ तो भी दे डालेंगा करके। और कुछ खैरे साहब के, अभी एक साहब का एक बीच में चल रहा नहीं था क्या उसमें, ऐसा करके कुछ तो ढोलक ताल बजा रहे थे करके। मैं अगर उनका चिट्टा बिट्टा निकाल दिया ना तो
लेकिन मैं क्या है मालूम क्या, ये निगेटिव लोगों को, अरे तुमने अपनी क़यादत नहीं खड़े करे हुए है, तुम्हारे को गुलामगिरी की आदत हो गई है उसके अंदर। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज इम्तियाज़ जलील आज है, कल नहीं रहेगा। मेरी जगह के ऊपर अब्दुल्ला ने आना चाहिए और अपनी क़यादत को खड़ी करनी चाहिए। इसके अंदर गुलामगिरी है तो हमारे खून में नहीं है, और ये जितने भी तलवे चाटने वालों में है तो वो तलवे चाटते ही रह लेकिन जाएंगे। इस चुनाव में वंचित ने आपका वंचित बहुजन अघाड़ी से आपका अलायंस नहीं है, लेकिन औरंगाबाद की स्थिति में वहाँ की जो वंचित बहुजन अघाड़ी से जो कैंडिडेट है अफसर खान, उनका मानना ये है कि वो अच्छे से फाइट कर रहे हैं, फाइट करने वाले हैं। ये वही ना जो डॉक्टर है, MBBS किए हुए, ये जो कैंडिडेट है, क्या है इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? बहुत हाईली क्वालिफाइड है करके मैं सुना हूँ। क्या है मतलब ये नहीं, मेरे को मतलब ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है क्या है, क्या इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड क्या है। अब आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप इतने सारे सवाल करें, मैंने आपको जवाब दिया। एक सवाल मैं कर रहा हूँ ना, आप बताइए तो सही ना। नहीं, हमने भी यही सवाल, भाई आप ये बताइए, हमने यही सवाल दलित समाज से किया। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ एज अ पत्रकार, मैं आपको तो मालूम होना चाहिए कि भाई इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कुछ तो आपको जानकारी होगी। नहीं, लेकिन मैंने यही सवाल जब दलित समाज के कुछ लोगों से पूछा तो मैं उन्होंने कहा आपसे सवाल कर रहा हूँ, अब आप मेरे को जवाब दीजिएगा। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। भी पत्रकार जिंदा है, 24 साल मैंने भी पत्रकार, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं, अब एक सवाल का जवाब है तो आपको देना पड़ेगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। कैंडिडेट के बारे में आप बताइए। आप सुनिए। नहीं, मुझे बताइए ना, ये कैंडिडेट जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। जो दलित समाज के लोग हैं, मैंने उनसे जब बात किया, उन्होंने कहा कि प्रकाश अंबेडकर जी ने एजुकेशन के माध्यम को आगे रखते हुए कैंडिडेट देना चाहिए था, अगर इम्तियाज़ जलील के अपोज कैंडिडेट दे रहे थे। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, ये जिस कैंडिडेट का आप नाम ले रहे हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है? मतलब ये है ना उसमें, भाई इम्तियाज़ जलील कौन है? मुझे तो साहब 24 साल पत्रकारिता किया था, 12 साल न्यूज़पेपर में काम किया, 12 साल है तो टेलीविज़न के अंदर काम किया है करके, उसमें तो मेरा एक बैकग्राउंड है। ये जो साहब के बारे में बात कर रहे हैं, इनका क्या है बैकग्राउंड? मतलब थोड़ा कुछ तो बताइए ना मेरे को आप। मैं आई एम टोटली ब्लैंक, मुझे आप थोड़ी मदद कर दीजिएगा। आपकी खामोशी के अंदर ही आपका जवाब आपके व्यूअर्स अच्छी तरीके से समझ गए होंगे उसमें। देखिए, यही है कि आज जितने सारे लोग गैंग अप हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ एक ही है, कोई नहीं जीतने वाला है, मुझे कैसा हराया जाए करके, यही कोशिश। और क्या होगा, इम्तियाज़ जलील खुदा ना करे कल के दिन अगर हार गया तो ये मेरी हार रहेगी? नहीं। आपको ऐसा लगता है कि अकेले मेरी हार रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप अगर कोई बंदा उम्रा करने के लिए गया है, उससे पूछो आप कि आप वहाँ पे क्या दुआ कर रहे हैं। वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं होगा, वो मेरे शहर का नहीं होगा, लेकिन आपको वो जवाब देगा कि मैं इम्तियाज़ भाई की जीत के लिए है तो वहाँ पे दुआ कर रहा हूँ करके। क्या क्या रीज़न है, उनका क्या लेना देना है इसके अंदर? लेकिन यही लोगों ने है तो हमारी क़यादत को ख़त्म किया है। कोई मतलब नहीं उनको आपके कौम से, आपके क्या इश्यूज़ है, आने वाले वक्त के अंदर मुसलमानों के ऊपर क्या बीतने वाली है, कोई लेना देना नहीं है इसमें। इनकी गाड़ियाँ कौन चला रहा है, आप अच्छी तरह से समझ जाइए कि कौन चला रहा है ये गाड़ियाँ सरकार। और 4 तारीख के दिन इनके सबके है तो क्लियर आ जाएगा, इनका रिजल्ट जब आएगा ना उसमें। आपने महाराष्ट्र सरकार के बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर आपने ये अनाउंस किया था कि मैं मुमरा जाऊंगा। साहब मैं आपको बता रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, अगर मैं बम्बई में रहता था इनकी नाक में दम कर दिया होता। हाँ, तो लैक ऑफ लीडरशिप आप इसे बता रहे हैं। हाँ, 100% है। क्यों है लैक ऑफ लीडरशिप? एक ज़माने के अंदर है तो मुंबई में भी मुसलमानों की अपनी एक लीडरशिप हुआ करती थी, मजबूत लीडरशिप हुआ करती थी। लेकिन अब मजबूरी क्या हो गया मालूम क्या, कि आधे मुसलमान जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कैसा ज्वाइन कर लिए है? अजीत पवार की गोद में बैठ गए, बोले हम तो सेक्युलर हैं, हम अजीत पवार के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उनके साथ। और आधे जो है वो बोल रहे हम कांग्रेस, लेकिन हम शिवसेना के साथ ज्वाइन कर लिए है। तो अब ऐसा जब इशू होता है कि मीरा रोड के ऊपर है तो गरीबों की दुकानों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता है, वो दुकानें जो 30-30 40 साल से, मैंने एक मौलाना का यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखा, बुज़ुर्ग शख्स वो रोते हुए कह रहा था कि मैं 30 साल से यहाँ पे है तो गैरेज चला रहा हूँ करके, और बैकग्राउंड के अंदर देख रहा था मैं
तो ढिगार पड़ा हुआ था उसमें। भाई साहब कोई तो खड़े रहना था आवाज़ उठाने के लिए, कोई तो मरना तो वैसे भी है ना उसके अंदर। अगर मुंबई के 10-20 हज़ार लोग वहाँ पे जाके खड़े हो जाते तो किसकी मैं जान दो मजाल नहीं थी वहाँ पे। ये है, लेकिन आपके पास जब लैक ऑफ लीडरशिप होती है ना तो ये इस तरीके के, कल उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चलाए हैं, आपका वक्त आएगा किसी और के घर के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाएगा तब कोई कुछ बोलेगा नहीं इसका। अच्छा बुलडोज़र ही नहीं है, इस देश के अंदर कानून है ना, तो इम्तियाज़ जलील के लिए भी कानून है ना कि इम्तियाज़ जलील क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। जी बम्बई में जो भी आ रहा है 2019 में जब आप चुनाव जीते तो एक वर्ग आपको ये समझ रहा था कि ये तो सिर्फ मस्जिदों का निगहबान रहेगा, मस्जिदों का मुहाफिज रहेगा, लेकिन मंदिरों का रक्षक बन जाता है इम्तियाज़ जलील, ऐसा क्यों? मैं आज सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरे को उस रात में ऐसी क्या मेरे उसमें डाल दिया था कि उठ और तू जा वहाँ पे, और वरना हिंदुस्तान के अंदर कितने मस्जिदों को निशाना बनाया जाता इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कटघरे में सरकार को खड़ा कर दिया। मैं आज भी बोलता हूँ, मैं आज भी यकीन के साथ बोलता हूँ कि ये बाहर के गुंडे लाए गए थे जिन्होंने अपने कपड़ों से तो मुंह को ढक लिया था। उसमें पुलिस की वैन्स वहाँ पे 13 जलाई गई थी, पुलिस नदारत थी, 14 पुलिस वाले उस राम मंदिर के अंदर थे जहाँ पर मैं गया, और वहाँ पे उन मंदिर के पूरे पुजारियों को, उनके परिवार वालों को बोला कि बाहर क्या जल रहा है, क्या टूट रहा है, क्या फूट रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं मंदिर के अंदर किसी को घुसने नहीं दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो करके दिखाया था उसमें, और क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मंदिर के अंदर कुछ होता और दूसरे दिन रामनवमी का इतना बड़ा त्यौहार जो उत्तर राज्यों के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता, तसव्वुर करो सुबह 8 बजे की इंडिया टीवी के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि औरंगाबाद में भगवान राम की मूर्ति को तोड़ा गया, फोड़ा गया, मंदिर पे हमला किया गया, इसका रिएक्शन क्या होता करके उसमें मैंने लड़ा। उसके बाद मैंने है तो प्रधानमंत्री से लेके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डीजी महाराष्ट्र पुलिस, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबको पत्र लिखा कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से आप इसकी इंक्वायरी कराओ, मैं आपको पूरा बताता हूँ कि कैसा है। तो इसके अंदर पुलिस का रोल था, सरकार का रोल था, प्रशासन का रोल था, और ये औरंगाबाद को एक दंगे का एपिसेंटर बना के पूरे देश के अंदर राइट्स करवाना चाहते। उनकी स्क्रिप्ट पूरी बहुत सही तरीके से लिखी गई थी, हाँ, कि मोटरसाइकिल के ऊपर बाहर से लड़के आएंगे, हाँ, वो लोग आके है तो पहले हंगामा करेंगे, एक स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। लेकिन उस स्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने एक कैरेक्टर को डालना भूल गए थे, हाँ, और वो कैरेक्टर जब गया तो उनकी पूरी पिक्चर है तो उलट पलट कर डाला। उन्होंने सोची नहीं थे कि साला यार ये एमपी है तो स्कूटर के ऊपर दंगे के बीच में घुस के आ जाएगा और आके है तो मंदिर के सामने खड़ा हो जाएगा करके उसमें। तो उनकी स्क्रिप्ट पूरी, उनकी जो प्लानिंग थी वो पूरी मैंने। प्रधानमंत्री का जवाब क्या आया था आपने? प्रधानमंत्री ने एक लाइन का जवाब दिया था मेरे को, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। मैंने डिटेल लिखा था कि मेरे शहर के अंदर ये हुआ है, कुछ बेखुसूर लोगों की जान गई है उसके अंदर, अगर ये दंगा वो हो जाता तो इसके ऊपर एक हाई लेवल की इंक्वायरी आप गठित करें करके उसके अंदर आपका पत्र मिला, धन्यवाद। समझ गए आप क्या था जवाब उनका? कि जाओ, हम कैसा इंक्वायरी करेंगे, खेल तो हमने ही रचा था, खेल तो हमने ही खेला था करके उसका, वरना क्यों नहीं कराया आपने? हाँ भाई, आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना भाई। मैंने नेक्स्ट डे तो कराड़ साहब का एक वो सुना उसमें, अरे वो डर के मारे मंदिर में चले गया, तो उस वक्त कराड़ साहब ने तो बोलना चाहिए था कि देखो साहब, दंगेखोर कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, सीसीटीवी फुटेज निकाल के। वो सीसीटीवी फुटेज है तो दूसरे दिन ही पुलिस ने गायब कर डाली थी। अच्छा, पूरा सीसीटीवी फुटेज जो उनके कंट्रोल रूम में था और जो वहाँ पे किराड़पुरे का था, पूरा सीसीटीवी फुटेज निकालो, दिखाओ कहाँ गई थी पुलिस। 13 पुलिस की गाड़ियाँ है तो जलाई जा रही है और पुलिस नदारत। तो मैंने एक दिन है तो बड़े पुलिस ऑफिसर को मैं बोला, साहब ऐसा था क्या कि बड़े बड़े वैन जो है एक एक पुलिस वाला चलाते हुए लेके आया और लाके मंदिर के सामने रख दिया, हाँ 13 गाड़ियाँ खड़ी हुई है और धड़ाधड़ गाड़ियों को जलाया जा रहा है करके। पुलिस कहाँ थी उसकी? अच्छा। बताओ मेरे को कि साहब ये चौक में खड़े हुए थे, यहाँ पे चले गए थे, यहाँ पे ये बिल्डिंग के अंदर थे, पूरा सीसीटीवी का एरिया था। तो सड़क से संसद तक में हमने बात की, सड़क से लेकर संसद तक की तमाम समस्या होगी।
आप हमारे शो के बारे में कुछ बोल दो एक लास्ट नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मतलब आप चेक वेक दे रहे हैं मेरे को करके, ऐसा लगा कि आपने इंटरव्यू देने के बाद जैसा एक टीवी के ऊपर वो आता है ना कि लेते हैं इंटरव्यू लेने के लिए ना देते नहीं वो एक जो डायरेक्टर है ना फिल्म का, उन्हें इंटरव्यू लेता है और लास्ट में होता है ऐसा गिफ्ट हैम्पर देता है उसमें। अच्छा हाँ? कॉफ़ी विद करण, हाँ कॉफ़ी विद करण के अंदर उन्हें ऐसा गिफ्ट हैम्पर देता था। मैं बोला यार आपको चेक वेक दे रहे होंगे करके उसके अंदर। नहीं अच्छा है। मेरा अब्दुल्ला अल मोहम्मदी सड़क से संसद तक अच्छा कंसेप्ट है और मुझे अच्छा लगता है कि जब नौजवान लड़के जो है वो पत्रकारिता के अंदर आते हैं, एक अच्छी पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि अफसोस जिस तरीके की घटिया राजनीति हमारे को देखने को मिल रही है इस मुल्क के अंदर, उससे भी घटिया पत्रकारिता देखने को मिल रही है। तो जब कुछ नौजवान आपके जैसे आते हैं तो अच्छा लगता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।